नमस्कार। अभी आपने पाठ 12 तक कक्षा 7 के पाठ पढ़े, आपने देखे होंगे उन्हें। आज है पाठ 13, जिसका शीर्षक है बहुत दिनों के बाद, और इसके रचनाकार है नागार्जुन। तो नागार्जुन एक अच्छे कवि, उपन्यासकार और कहानीकार हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में कवि परिचय देख लीजिए। बाबा नागार्जुन का जन्म 1911 में दरभंगा, जो कि बिहार में है, तो दरभंगा के तरौनी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? सन 1911 में दरभंगा के तरौनी ग्राम में हुआ था। इनका असली नाम बाबा बैद्यनाथ मिश्र था। केवल इन्हें नागार्जुन की पदवी मिली थी। इनका असली नाम बैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन एक घुमक्कड़ और फक्कड़ व्यक्ति थे, अर्थात नागार्जुन को देश भ्रमण का शौक था। वो जगह जगह जाते और साधु संतों के समान प्रत्येक क्षेत्र में जाकर वहाँ के दर्शन करते थे। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और संपूर्ण भारत का भ्रमण करके उन्होंने गांव की स्थिति, शहरों की स्थिति, जहाँ भी गए वहाँ के प्राकृतिक दृश्य का रसास्वादन किया, और उन्हीं प्राकृतिक दृश्यों को देखकर, वहाँ के वातावरण को देखकर इन्होंने कविताएं और उपन्यास या निबंध का लेखन कार्य किया। तो इनका शौक भारत भ्रमण करने का था। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में गए, प्रत्येक राज्यों में गए, वहाँ की बोलियाँ इन्होंने देखी, पहनावा कैसा है। ये भारत दर्शन से ही उन्हें अपने आप ज्ञात हुआ कि कहाँ किस प्रकार की बोली है, किस प्रकार का पहनावा है, और उनकी भाषा समझ में आती है अथवा नहीं, कितनी बोलियाँ हैं, ये उन्होंने भारत भ्रमण करके ज्ञात किया। तो नागार्जुन ने मैथिली, संस्कृत, बांग्ला और हिंदी भाषा में काव्य रचना की। इन्होंने 4 भाषाओं में अपनी कविताएं लिखी हैं। वो भाषाएं हैं मैथिली, संस्कृत भाषा, बांग्ला भाषा और हिंदी भाषा। तो 4 भाषाओं में इन्होंने अपनी रचना प्रकाशित की हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे हैं। कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे हैं। तो नागार्जुन की प्रमुख प्रकाशित काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। सुन लीजिए कितनी रचना की है। युगधारा, पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्यों कह दिया मैंने, खिचड़ी विप्लव, देखा हमने, पका है यह कटहल, अपने खेत में, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो ये उन्होंने रचना लिखी हैं। तो अभी आप देख रहे थे कवि परिचय। अब कुछ क्लिष्ट शब्दार्थ देख लीजिए। कोकिल कंठी, कोकिल माने कोयल, कंठी माने करे, अर्थात कोयल के समान मधुर गाने वाली या कोयल के समान मीठी बोली, तो कोकिल कंठी। अब गवई, गवई कहलाता है गांव की। गवई क्या है? गांव की। चंदनवर्णी, चंदन के समान रंग वाली, चंदनवर्णी, चंदन के समान रंग की। भू, भू माने पृथ्वी या धरती। मौलश्री, एक प्रकार का फूल। मौलश्री एक प्रकार का फूल
पगडंडी, पैरों से बना हुआ रास्ता। पगडंडी कहलाती है पैरों से बना हुआ रास्ता। भोगे, भोगे माने आनंद लिया। तो ये थे आपके शब्दार्थ जो इस कविता में प्रयुक्त हुए हैं। अब कविता के बारे में जानिए कि भारत माता ग्रामवासिनी है, अर्थात भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। यहाँ सबसे अधिक गांव हैं। बताया गया है भारत की 85% जनता गांव में रहती है, अतः भारत के गांव भारत की आत्मा है। अब बताइए 85% जनता गांव में रहती है और वहीं विकसित होती है, केवल 15% ही यहाँ रह पाते हैं। तो इसलिए भारत के गांव को भारत की आत्मा कहा गया है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा 85% जनता गांव में ही निवास करती है। भारतीय जीवन के दर्पण, अर्थात जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय जीवन है, ये गांव उसके दर्पण के समान है, जो आज भी प्राचीन परंपरा का पालन कर रहे हैं। अर्थात जो कार्य इनके पूर्वज करते थे वो आज ये भी कर रहे हैं। अर्थात दर्पण के समान है। जैसे हम दर्पण में अपना चित्र देखते हैं, उसी प्रकार यदि भारत की संस्कृति को देखना हो तो गांव में जाओ, क्योंकि ग्रामीण ही भारत के दर्पण है। भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक है। जो प्राचीन संस्कृति और सभ्यता हमारी थी, पूर्वज लोग करते थे, आज भी वो सभ्य संस्कृति और सभ्यता आपको गांव में जाकर मिलेगी। आज वे प्राचीन परंपरा का पालन आज भी कर रहे हैं। भारतीय गांव प्रकृति का वरदान है, अर्थात गांव में चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई है। वहाँ कृत्रिम सुंदरता नहीं है, जैसे शहरों में पार्क आदि बना देते हैं, वहाँ पार्क की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता चारों ओर फैली होती है। जगह जगह पेड़ लगे हैं, बगीचे हैं, जिन पर मधुर स्वर से कई प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं, जिनका कलरव सुनते ही आदमी मस्त हो जाता है और ये मालूम हो जाता है कि प्रातःकाल हो चुकी है। गांव के लोग नियम पालक होते हैं, सुबह से उठकर हार जाना, वहाँ से फ्रेश होकर आना। तो ये सब काम क्या है, प्राचीन परंपरा जो थी वो आज भी वहाँ उसका पालन हो रहा है। तो गांव प्रकृति का वरदान है। प्राकृतिक छटा इसमें चारों ओर फैली हुई है। यहाँ कोई कृत्रिम कारण नहीं, बाकी चारों ओर प्राकृतिक छटा फैली हुई है। जगह जगह खेती, सुंदर प्रकार कई प्रकार के फूल खिले हुए हैं, सुगंधित और ठंडी वायु बह रही है, वातावरण शुद्ध है। वहाँ स्वच्छ वातावरण है, जहाँ लोग स्वच्छ वातावरण में सांस लेकर स्वस्थ रहते हैं। भारत के निवासियों के लिए अन्न, फल फूल, साग सब्जी, दूध घी के प्रदाता है। अर्थात शहरों में जो अनाज, दूध, फल फूल, सब्जियां और घी आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये सब ग्रामीण क्षेत्रों से ही आते हैं। वहाँ लोग भैंस पालन करते हैं, जिससे दूध और घी पैदा होता है, जो शहर में बिकने आता है। वहाँ के लोग अधिकांशतः किसान हैं, जो फसलों को उत्पादे हैं, अनेक प्रकार की दालें, गेहूँ, चना, चावल आदि ये सब पैदा करते हैं, तभी शहरों में आते हैं। अनेक प्रकार की सब्जियां, फल फूल आदि वो उगाते हैं, जो शहरों में बिकने आते हैं। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र ही अनाज, फल फूल, सब्जियों, घी, दूध के प्रदाता है। अर्थात ये चीज़ें हमें सब गांवों से ही प्राप्त होती हैं। खेतों के लिए कृषकों के साथ ही सेना को सैनिक, पुलिस को सिपाही और श्रमिक प्रतिष्ठान को मजदूर गांव से ही मिलते हैं। अर्थात खेती के अलावा जो सैनिक सेना में जाते हैं वो अधिकतर गांव से होते हैं, क्योंकि ग्रामीण के लोग ही स्वस्थ और बलवान होते हैं और वो ही सेना में भर्ती हैं। तो सेना में सैनिक
पुलिस के सिपाही, और जो सिपाही बनते हैं उनकी भी नाप तोल होती है, स्वस्थ और बलवान होते हैं वो अधिकांशतः सिपाही बनते हैं। अब किसान तो आप जानते ही हैं कि किसान खेती करते हैं और वो कृषि उत्पादन करके शहरों को बेचते हैं, स्वस्थ भी बलवान होते हैं। और शहरों में जो कारखाने खुले हैं, कई प्रकार के प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, उन सब के लिए मजदूर भी गांव से ही प्राप्त होते हैं। अर्थात गांव के युवक काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और मेहनतकश होते हैं, इसलिए उन्हें ही इन कल कारखानों में और अन्य प्रतिष्ठानों में रखा जाता है। अर्थात गांव से ही हमें किसान, सैनिक, सिपाही और मजदूर ये सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं? गांव से ही। तो प्रत्येक मनुष्य आँखों से अच्छे दृश्य देखने, कानों से अच्छी बोली या वाणी सुनने, नाक से सुगंध को सूंघने का इच्छुक होता है। कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वो सुंदर दृश्य देखे, और सुंदर और प्राकृतिक दृश्य कहाँ प्राप्त होते हैं? गाँव से। क्योंकि गाँव में चारों ओर हरियाली फैली हुई है, पुष्पों से सुगंधित आ रही है, वहाँ पक्षियों का कलरव सुनाई देता है, जिससे हमारे कान भी उस कलरव को सुनकर प्रसन्न होते हैं। और सुगंधित और ठंडी वायु जो फूलों से मिश्रित होकर आती है तो चारों ओर अपनी खुशबू फैलाती है। और प्रारंभ में तो पानी पड़ते ही मिट्टी की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, जिसे सुनकर सभी लोग मस्त हो जाते हैं। तो ये सभी दृश्य जो लोग देखना चाहते हैं प्राकृतिक, गांव में ही मिलते हैं। अनेक प्रकार के पुष्प ग्रामीण से ही प्राप्त होते हैं, और सुगंधित और स्वच्छ वातावरण हमें गांव से ही प्राप्त होता है। इसलिए भारत की आत्मा गांव में ही निवास करती है। जो हमारी भारत माँ की आत्मा है कहाँ निवास करती है? गांव में। तो वह आनंद देने वाली वस्तु को छूना चाहता है। जो वस्तुओं से आनंद देती हैं तो लोगों की इच्छा होती है कि उसे हम स्पर्श करके देखें, अर्थात उन पुष्पों को छुएं जो बड़े मुलायम और सुगंधित हैं, और तृप्त करने वाले रस का पान करना चाहता है, जो उसके नेत्रों को तृप्त कर दे, मन को प्रसन्न कर दे, ऐसे रस का पान करना चाहता है। अर्थात ऐसे रस जो हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करते हैं, ये सभी रस ग्रामीणों से ही प्राप्त होते हैं। अर्थात देखने, सुनने और रसपान करने की क्षमता हमें गांव से ही प्राप्त होती है। अर्थात वहाँ प्राकृतिक छटा चारों ओर फैली होती है, जिसका कि महत्व का वर्णन कवि ने किया है। अब आगे पाठ देखिए। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान। कवि कहता है कि मैं शहरों में घूमते घूमते थक गया, और जब मैंने वहाँ के भारत के ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश किया तो वहाँ देखा चारों ओर हरे भरे खेत थे, और कुछ खेतों में फसलें पक गई थीं और पकी हुई बालियाँ सुनहरे रंग की दिखाई दे रही थीं। तो वो कहता है बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर के देखा पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान। तो जो खेतों में फसलें पक चुकी थीं, पीली थी, और वो हवा के झोंकों के साथ चारों ओर हिल रही थी, तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो मुस्कुरा रही हों। और उनको मुस्कुराते देखकर कवि कहता है कि इतने दिनों बाद मैंने ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश किया तो उस फसलों की मुस्कान को देखकर मैं भी प्रसन्न हो गया। दूसरा, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी ताल। तो पहले तो कहता है कि मैं यहाँ वहाँ घूमता हुआ जब गांव में प्रवेश किया तो मैंने पकी हुई फसलों की उन बालियों को देखा
जो हवा के झोंकों के सहारे इधर उधर हिल रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो प्रसन्न हो रही हों, और उनको प्रसन्न देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। इसके बाद मैं गांव के अंदर की ओर चला तो वहां देखा कि कुछ युवतियां एक खरल में धान को डाली हुई कूट रही हैं। अर्थात उस समय ज़्यादा मशीनें नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों की स्त्रियां धान को कूटकर ही चावल निकाल लेती थी और अपना काम चलाती थी। आजकल तो मशीनें हैं जहां चावलों को इकट्ठा दरवा लिया जाता है, अलग हो जाते हैं। लेकिन कई गांव में आज भी प्रथा है कि औरतें धान को कूटकर उसके चावल निकालती हैं। तो कवि कहता है, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया, धान कूटती किशोरियों की कोकल कंठिता। जब मैं गांव के अंदर गया तो वहाँ देखा कि लड़कियां और स्त्रियां मिलकर धान को कूट रही हैं। अब धान को कूट रही हैं तो देखा होगा औरतें जब कोई काम करती हैं तो एक मधुर गीत गाती जाती हैं, जिसके कारण उन्हें श्रम का अनुभव नहीं होता। अर्थात कितना मैंने परिश्रम कर लिया इसका अनुभव नहीं होता। तो वो कहते हैं कि धान कूटती हुई स्त्रियों के कोयल समान मीठे स्वर से मैंने उस गान को सुना, जो स्त्रियां कुछ धान कूटती जा रही थी और कुछ गाना गाती जा रही थी। उस गाने को मैंने मस्त होकर सुना और धान कूटती स्त्रियां उस गाने के सहारे उन्हें थकावट का अनुभव ही नहीं होता था। तो इस प्रकार कवि ने वहाँ का वर्णन किया है। अब तीसरा देखिए, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे, मौलश्री के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद कवि कहता है कि मैंने जब वहाँ संगीत सुन लिया तो फिर गांव के चारों ओर घूमा तो मौलश्री के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल, अर्थात मौलश्री एक प्रकार का फूल होता है, गांव में अधिक होता है, उनको इकट्ठा करके माली वहाँ से ढेर के ढेर उन फूलों को लगाए हुए था। तो वो कहता है, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे, मौलश्री के ढेर ढेर से ताजे टटके। गया वहाँ देखा कि मौलश्री नामक पेड़ पर अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं, तो उनको मैं ताजे टटके फूल को सूंघता हुआ उसकी सुगंध से मस्त हो जाता था। अर्थात इतने दिनों तक मैं शहरों में घूमा, मुझे वो सुख और शांति प्राप्त नहीं, न वो सुगंध मिली जो आज इस गांव में आकर मैंने गांव के ताजे ताजे फूलों की सुगंध को सूंघा और उस सुगंध से मेरा मन प्रसन्न हो। अर्थात मेरा मन भी उन फूलों की सुगंध के कारण प्रसन्न हो गया। तो ये था तीसरा। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया, अपनी गंवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। अब कभी आगे बढ़ता है कि अपने गांव की ओर चलता है, क्योंकि उसका गांव पैदा कहाँ हुआ था, वो गांव में। तो बोले मैं जब गांव से निकला तो शहर शहर घूमता फिरा, मुझे जरा भी दृश्य तो मैंने देखे, वहाँ का रहन सहन देखा, लेकिन जो आत्मीय सुख मुझे गांव से प्राप्त हुआ वो अन्य कहीं नहीं हुआ। तो वो कहता है कि बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया, यानी जिस पगडंडी से होकर मैं चला था, पगडंडी कहलाती जो गांव में चलने से जो रास्ता बन जाता है, अर्थात वहाँ की घास दब जाती है और एक छोटी सी रास्ता बन जाती है, उसे हम कहते हैं पगडंडी। तो बोले इतने दिनों बाद मैं उसी पगडंडी पर चला जो सैकड़ों वर्ष पहले था। जब मैं बचपन से निकल के गया था तो यहाँ पगडंडी छोड़ गया था। उसी पगडंडी को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया और क्या हुआ, अपनी गंवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। और जब उस गांव की धूल, चंदन के समान जो पवित्र धूल थी, उसको मेरे पैरों ने स्पर्श किया तो मेरा मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। क्यों? इतने दिनों बाद मैं उस पगडंडी की धूल का अनुभव कर रहा था, जैसे चंदन
सुगंधित और ठंडक देता है। इसी प्रकार जब मैंने अपने गांव में प्रवेश किया, उसकी धूल मेरे शरीर पर लगी तो मुझे बहुत ही आनंद, यानी मेरे मन को बहुत ही शीतलता प्राप्त हुई। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर तालम खाना खाया, गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद मैंने जी भर तालम खाना खाया। जो ताज़ा खाना जो देहात का होता है, ताज़ा बनता है, तो उस स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन को बहुत दिनों बाद खाया। होटलों पर जाता था तो बनी बनाई कितनी सब्जी मिल रहा है, कब की है, तो बोले वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ जो अपने गांव की मोटी रोटियों को खाकर प्राप्त हुआ। उन रोटियों को खाकर मुझे स्वर्गीय आनंद प्राप्त हुआ। हाँ, गन्ने चूसे जी भर बहुत। और गन्नों के खेत में गया, वहाँ मन मन के मोटे गन्ने तोड़कर मैंने बहुत चूसे, अर्थात उनका रसपान किया। यानी खाना खाकर मैं गन्ने के खेत पर गया और वहाँ गन्नों के रस का पान किया। उस रसपान से मेरी आत्मा तृप्त हो गई। अर्थात मैं गांव में आकर जो मुझे सुख मिला वो अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हुआ। अब बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। अब कभी कहता है कि इतना सुख मैंने प्राप्त किया, तो बहुत दिनों के बाद जब मैं भारत भ्रमण करके अपने गांव लौटा तो मैंने क्या किया, अब की मैंने जी भर भोगे। भोगे माने जानते हैं, आनंद लिया। मैंने गांव पर आकर अनेक प्रकार के पकवानों, पुष्पों और फसलों का आनंद लिया। तो गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ, यानी गांव की सुगंध जो मिट्टी की सौंधी आती है, यहाँ के फूलों की सुगंध जो ताज़े फूल खिले होते हैं, रूप रस यहाँ का सौंदर्य रस का पान किया जो प्राकृतिक छटा चारों ओर फैली हुई थी, शब्द स्पर्श सब साथ साथ। उन शब्दों को सुना जो हमारी ग्रामीण स्त्रियां गा रही थीं, अर्थात धान कूटती जा रही थीं और कुछ गीत गाती जा रही थीं। उन मधुर शब्दों को भी मेरे कानों ने सुना। स्पर्श सब साथ साथ, उस चंदन के समान मिट्टी को स्पर्श किया जिससे मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। तो सब साथ साथ इस भू पर, इस पृथ्वी पर आकर मैंने ये संपूर्ण सुख एक साथ प्राप्त कर लिए। अर्थात इतने देशों में घूमा, इतने भारत भ्रमण में घूमा, अन्य शहरों में गया, मुझे जो सुख प्राप्त इधर हुआ है यथार्थ गांव में आकर हुआ है, वो सुख कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। तो बहुत दिनों के बाद, यानी जब मैं भारत भ्रमण करके बहुत दिनों बाद लौटा तो मुझे यहाँ की मिट्टी की गंध, प्राकृतिक सौंदर्य की छटा और स्त्रियों के मधुर कंठ की गान और इसकी मिट्टी के स्पर्श मात्र से मुझे चंदन के समान सुगंध प्राप्त हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कवि कहता है मैं गांव में ही पैदा हुआ और गांव से ही भारत भ्रमण के लिए निकला। मैंने जगह जगह जाकर देखा, वहाँ के दृश्यों का और वहाँ के लोगों का अनुभव किया, लेकिन सबसे ज़्यादा सुख मुझे गांव ग्रामीण जीवन पर ही प्राप्त हुआ। इसलिए मैं बहुत दिनों बाद लौटकर इस सुख का आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। और इसी शीर्षक से उसने ये कविता लिखी है कि बहुत दिनों के बाद, अर्थात कभी लौटकर अपने गांव आ गया और उसी सुख का वर्णन इस कविता में किया है। तो बच्चों, अब आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। जो भी समझ में ना आए कृपया मुझे पुनः भेजें। धन्यवाद।